नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज फिर वही कहानी। जी हां, ये कहानी, ये वारदात, ऐसे हादसात बार बार हमारे सामने आते हैं, ये हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इमारतों के गिरने का यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा। मुंबई हो, महाराष्ट्र का कोई दूसरा शहर हो, या दिल्ली हो, या फिर कोई और, कभी इमारतों में आग लग जाती है तो कभी इमारतें भर भरा कर गिर पड़ती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये किसकी लापरवाही है, ये कहां से नेग्लिजेंसी होती है, क्यों ऐसा होता है कि ऐसी इमारतों में लोग रह रहे होते हैं जो इमारत खाली कराया जाना बेहद ज़रूरी होती है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे वाकयात पेश आते हैं। इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा सिस्टम है, बहुत ज़बरदस्त लापरवाही है जो लोगों की जान इस तरह ले लेता है। हम जिक्र कर रहे हैं भिवंडी का। जी हाँ, मुंबई के करीब भिवंडी में एक बार फिर इमारत गिरी। 3 मंजिला इमारत के गिरने से 10 से ज़ायद लोगों की मौत की खबर आ रही है। तकरीबन 50 लोग ऐसे हैं जो ज़ख्मी हैं। लेकिन फिर सबकी ज़ुबान पर यही सवाल है कि आखिर इमारतें यूं ही कब तक गिरती रहेंगी। तो हमें ये जानना है कि दरअसल ऐसे वाकयात के पीछे असल सबब क्या होता है। क्या ये वक्त रहते मालूम नहीं किया जा सकता कि किसी इमारत की जिंदगी कब तक है। ये ऐसा तो है नहीं कि अचानक जलजला आया और कई इमारतें ज़मींबोस हो गई। ये एक मोहल्ले में, एक कॉलोनी में कई इमारतों, कई अपार्टमेंट्स में से बीच में कोई एक इमारत अचानक इस तरह से गिरती है कि 10-20 लोगों की ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है, सांसें थम जाती है। कई लोग उसमें इस तरह से ज़ख्मी होते हैं कि उनकी जो ज़िंदगी आगे गुजरने वाली है वो किसी ताबनाक दिन या ताबनाक ख्वाब से या बहुत ही डरावने ख्वाब से कब नहीं होती। लेकिन इस बारे में बहुत ही कम ऐसे मामले सामने आए हैं जब बिल्डिंग के गिरने से पहले उसे वक्त रहते खाली करा लिया गया हो। अक्सर लोग ये कहते हैं कि इसमें जो बिल्कुल मकामी सतह पर जो सरकारी अफसरान होते हैं या जो बल्दिया के अफसरान होते हैं उनमें करप्शन है, जिसकी वजह कर ये मामला यूं ही चलता रहता है। हम आपको बता दें कि भिवंडी में ये जो हादसा पेश आया है, इसमें अब तक जो जानकारी मिली है उसमें 10 मौत की तस्दीक हो चुकी है और बाकायदा उनकी डेड बॉडीज़ भी निकाल ली गई हैं। लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक कुछ वहाँ पर ऑपरेशन कुछ हद तक अभी भी चल रहा है। हम अपने इस अगले 20-22 मिनट में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं, कौन कौन सा ऐसा जोन है जो डेंजर जोन है, कहाँ कहाँ पर बिल्डिंग्स या इमारतें ऐसी हैं जिनको ख़ास तौर से बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा जिनके लिए खतरा है, और वहां पर जो लोग रह रहे हैं, जिनकी जिंदगियां गुजर रही हैं, उनकी जिंदगी खतरनाक है। ऐसे ही एक वाकया दिल्ली में भी पेश आया। मुल्क की दारुल-हुकूमत दिल्ली में भी एक इमारत गिरी। हालांकि वो ज़ेर तामीर इमारत थी, लेकिन जितनी जल्दीबाजी में उसकी तामीर का काम चल रहा था, लोग बताते हैं कि 15 दिनों के अंदर उसमें से वो ग्राउंड फ्लोर तक और फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का भी काम शुरू कर दिया गया था। तो इतनी जल्दबाजी, इसमें कहीं ना कहीं जो कायदे कानून है उसकी अनदेखी, ये इसकी कीमत चुकानी पड़ती है उन मासूमों को जो उसमें रह रहे होते हैं। हम आपको बताएं कि हमारे साथ इस खास मौजू पर बातचीत के लिए कई खास लोग जुड़ रहे हैं। हमारे साथ होंगे गणेश खानकर जो बीजेपी के तर्जुमान हैं। ये हमारे साथ अब चूंकि जो भिवंडी में जो हादसा पेश आया है इस बारे में खास तौर से इनसे हम बातचीत करेंगे। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव होंगे जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के तर्जुमान हैं। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे मुंबई से और भिवंडी से भी हम जोड़ेंगे अपने नुमाइंदे को और जानेंगे कि उस वक्त वहाँ पर ताज़ा हालात क्या हैं। और साथ ही शकील अहमद शेख होंगे जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे अपने नुमाइंदे अनवारुल्लाह का जो भिवंडी के ताज़ा हालात भिवंडी से हमें बता रहे हैं। अनवारुल्लाह, क्या वहां पर हुआ देर रात और कैसे इस तरह का ये हादसा पेश आया, इसके पीछे तफसीलात इसकी क्या है और क्यों नहीं सिर्फ इसी बिल्डिंग के साथ ऐसा मामला पेश आया, आसपास की इमारतों को क्या वो कैसे बची रह गई? क्या खबर ऐसी भी आ रही है कि इस इमारत में जो रहने वाले लोग हैं या इसके जो मालिका हैं उन्हें बाकायदा वक्त रहते नोटिस भी दी जा चुकी थी? जी जी, ये बिल्डिंग एक्चुअली मैं बता दूं विशाल भाई, ये G+3 बिल्डिंग थी, यानी ग्राउंड फ्लोर पर इसमें किसी दौर में पावरलूम कारखाने चलते थे जो कि गैर कानूनी है। किसी रिहायशी इमारत के नीचे पावरलूम कारखाने से कितना वाइब्रेट होता है आप महसूस कर सकते हैं। दूसरा, ये 3 मंजिला इमारत थी, कारखाना बंद हो चुका था और तकरीबन 40 से 45 साल पुरानी थी।
40 से 45 साल पुरानी होने के बाद कारपोरेशन ने जब देखा कि ये इमारत मखदूश हो गई है, रिहाइश के काबिल नहीं है, तो इसको नोटिस भी भेजा था और मकीनों से कहा था कि आप महफूज मकान पे चले जाएं, ये इमारत कभी भी ढह सकती है। इस तरह से भिवंडी में आज जो बिल्डिंग गिरी, इसी तरह से 200 बिल्डिंगें ऐसी हैं जिनको नोटिस दिया गया है, लेकिन तकरीबन अक्सरियत बिल्डिंगें ऐसी हैं जिसमें लोग अब भी रह रहे हैं जान हथेली भी रखकर। लेकिन रहने वालों के नजदीक ये मसला है कि वो जाए कहाँ। अगर बिल्डिंग धोखेदायक है, मखदूश है, रहने के काबिल नहीं है, उसमें रहने वाला मकीन कहाँ जाए। अगर सरकार ने क्या करती है, गेट पर जाकर एक A4 साइज के पेपर चिपका देते हैं कि बिल्डिंग आपकी डेंजर है, लेकिन उसमें रहने वालों का इंतजाम तो करना चाहिए कि वो कहाँ जाएं। इसी तरह से इनमें जिनके पास कोई आसरा नहीं था वो अपनी जान हथेली पे रख के रह रहे थे और रात तकरीबन 3 बजे कुछ आहट महसूस हुई। इमारत गिरती है तो अक्सर ये होता है कि पहले कुछ हिस्सा गिरता है, पानी की टांकी गिरती है, सीढ़ी टूटती है, छतें गिरने लगती हैं, दरो दीवार टाइट होते हैं। ये क्योंकि हम लोग मुमरा में देख चुके हैं, 3 से 4 बिल्डिंग मुमरा में पहले गिर चुकी है। तो ये जब होने लगी तो लोगों ने खाली कराया और इत्तेफाक इस बिल्डिंग की किस्मत ऐसी थी कि ये सीढ़ी, बीच में सीढ़ी थी, आधी बिल्डिंग एक तरफ और आधी एक तरफ, कुल 51 फ्लैट थे, लेकिन 21 फ्लैट लेकर ये बिल्डिंग गिर गए और नीचे चालियों पर गिर गई। आसपास में चालियां थी, बिल्डिंगें बहुत कम थी। तो जिसमें लोग 30 से 35 लोग थे। अब तक के इसमें से जिन लोगों को निकाला गया 20 और 12 कुल 32 लोगों को निकाला गया, जिसमें से 12 जो है महलूकीन है और 20 जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में भेजा गया है। जी, तो कुल 12 लोगों की जानें चली गई तो क्या अनवारुल्लाह वहां पर जो राहत बचाव का काम है वो अब भी जारी है? जी, राहत का काम जारी है, लेकिन अभी दोपहर 3 बजे से यहाँ पे बारिश शुरू हो गई। पूरे थाना में बारिश हो रही है इस वक्त, बहुत तेज बारिश हो रही है बिजली की गरज के साथ, तो राहत के काम में थोड़ी सी रुकावट पैदा हो गई है। हालांकि मंत्रालय से जो अपोजिशन लीडर हैं, बीजेपी के परवीन दरेकर, शिवसेना के जो वजीर निगरान हैं थाना जिला भर के एकनाथ शिंदे और मकामी एमएलए बीजेपी के महेश चोगले और रईस शेख वहाँ के जो एमएलए हैं, हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड, इन लोगों ने भी वहाँ पे दौरा किया है। लेकिन बारिश हो रही है, उसके बावजूद सारा इंतजाम भिवंडी, कल्याण और मुमरा के फायर ब्रिगेड की पूरी टीम काम कर रही है, एनडीआरएफ की टीम कर रही है। अभी तक के मैं आपको बताऊं विशाल भाई कि ऐसा हुआ है कि 3 मंजिला इमारत थी, पहला स्लैब हटा दिया गया है, अब उससे तीसरे मंजिले के लोग नहीं है, दूसरे के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि पहले मंजिले पे जो लोग थे उनके ऊपर का तो जो मलबा गिरा है ना 2 फ्लोर, उसके नीचे कुछ लोगों के अभी दबे होने की उम्मीद है। इसीलिए जो है काम तकरीबन अंधेरा होने तक 7 से 8 बजे तक और चलेगा। उसके बाद जो है हो सकता है स्पीड स्लो हो जाए और बारिश की वजह से स्पीड स्लो हो गई है काम थोड़ी सी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, इस तफसील से इस बारे में बताने के लिए। नाज़रीन, आपको हम बता दें कि जैसा अभी हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि अब भी वहाँ पर राहत बचाव काम जारी है और सबसे अहम सवाल ये है कि जब उस इमारत को लेकर पहले से ही नोटिस दिया जा चुका था, फिर उसे खाली क्यों नहीं कराया गया? ये एक बहुत अहम सवाल है और एक अहम मसला भी है कि अगर कोई इमारत खाली नहीं कर पाता है वक्त रहते तो उसके पीछे वजह क्या होती है। हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गणेश खानकर हैं, बीजेपी के तर्जुमान हैं, और ब्रिजमोहन हमारे साथ जुड़ेंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। शकील अहमद शेख आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अब मैं आऊँगा आपके पास गणेश खानकर जी। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपकी भी हुकूमत वहाँ रही है महाराष्ट्र में, ख़ास तौर से जब भी कभी ऐसे लगातार बारिश का दिन आता है तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं मुंबई या फिर उसके सबर्ब इलाके में कोई ना कोई इमारत ऐसे ज़रूर गिरती है और लोगों की जानें जाती हैं। क्या इसका प्रॉपरली कोई सर्वे नहीं होता? क्या इसको लेकर नोटिस नहीं दिया जाता? और क्या सिर्फ नोटिस चिपका देना सरकार या बीएमसी या जहाँ भी कहीं के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी होती है? इंसानियत के नाते तो ये घटना बड़ी दुखदायी है जी। मैं सबसे पहले जो आज घटना हुई है उन्हें हृदय से मेरी श्रद्धांजलि देता हूँ। आज की जो घटना हुई है, देखिए ऐसा है कि वर्षों से महाराष्ट्र में एक 95 से 99 और बाद में अभी के गए 5 साल यदि हम छोड़ते हैं तो पूरे साल जी इस महाराष्ट्र में कांग्रेस की हुकूमत रही है। आज मैं राजनीति का विषय नहीं रख रहा हूँ, लेकिन भिवंडी की जो आज इमारत की आपने बात की, तो यह 80 के दशक में भिवंडी शहर बड़ी तेजी से विस्तारित होना प्रारंभ हुआ और जो कहते हैं कि जिसे मिनी मैनचेस्टर कहते हैं, वैसे भिवंडी है, वैसे इचलकरंजी है, सांगली में भी 2-3 ऐसे शहर है कि जहाँ पर ये लूम के बड़े कारखाने हुए, लोग आते गए
छोटी छोटी संकरी गलियों में भी बिल्डिंगें बनना प्रारंभ हुआ, मकान सस्ते में मिलते थे, लोगों ने उसको लेना प्रारंभ कर दिया। देखिए ऐसा है कि 30-35 साल के बाद में उनकी हालत अब जर्जर हो गई है। इसके पहले भी ये विषय चर्चा में आया था और मैं पहले स्पष्ट करता हूं, मैं इसे राजनीति से नहीं जोड़ रहा हूं। इस पर राजनीतिक बहस जो करेंगे फिर वो दुर्भाग्य होगा। यदि देवेंद्र फडणवीस जी फिर से मुख्यमंत्री बनते तो ये मुंबई की जो उपनगर में जो कुछ इमारतें हैं, शहरों में भी जो शेष की इमारतें हैं और महाराष्ट्र में करीबन, मुझे तो अंदाजा है, मेरी जानकारी 9,500 ऐसी इमारतें थी जिनको नोटिस उस समय दिया गया था कि आप इसे खाली करिए, आप सुरक्षित जगह पर चले जाइए। लेकिन दुर्भाग्य से लोग उस घर को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास अल्टरनेट अकोमोडेशन नहीं होता है। तो उसके संबंध में कानून बनाकर जो इसका मालिक है यदि वो नहीं करता है तो जो उसके रेसिडेंट है वह फिर आगे आकर यदि काम करेंगे तो हुकूमत उसको परमिशन देगी। इस तरह का नए कानून का प्रावधान करने की बात भी प्रारंभ हुई थी। दुर्भाग्य है। ठीक है, मैं आपका ये पहला रिएक्शन है, जैसा आपने कहा कि आप इस पर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि पॉलिटिकल विलिंगनेस ही किसी मसले का हल भी ढूंढ पाता है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं होगी तो फिर वैसे ही होता रहेगा जैसे अब तक होता रहा है। राजनीति कोई नेगेटिव चीज तो है नहीं कि राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बृजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, एनसीपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तर्जुमान एनसीपी के। बृजमोहन जी, बहुत आपका इस्तकबाल है। सवाल एक बार फिर वही है कि क्या इसी तरह इमारतें गिरती रहेंगी और खानापूरी करने के नाम पर यह कहा जाता रहेगा कि भाई 1 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले नोटिस दिया जा चुका था? हेलो, बृजमोहन जी को आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे अब आपकी आवाज मिली है। आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था बृजमोहन जी के इमारतें गिरने का ये सिलसिला आखिर कब थमेगा? चूंकि सिर्फ इमारत नहीं गिरती है, कई खानदान टूट जाते हैं, कई लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं। ये इमारतें गिरने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? सबसे पहले तो मैं आज भिवंडी में जितने लोगों की मृत्यु हुई है इस बिल्डिंग के गिरने से, उनके लिए, और आज एक और दुखद घटना हुई है, पुणे सोलापुर मार्ग पर भी आज एक्सीडेंट हुआ है, उसमें भी बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है। उन सबों के प्रति मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके दुखद जो पीड़ित परिवार हैं उनको इस बात का भी आश्वासन देता हूं कि उनके इस दुख में सरकार तो मदद करेगी ही, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी इस मामले में उनको सहयोग करेगी। देखिए कि जो महाराष्ट्र की जो स्थिति है जिसमें कि इस प्रकार की जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उन लोगों को वहाँ से शिफ्ट करना एक सबसे बड़ी समस्या होती है। इसी बिल्डिंग के लिए अगर अपन बात करें तो 36 साल पहले इस बिल्डिंग को बनाया गया था। इसको 2 नोटिस दिए गए थे। एक नोटिस इसको पहले जब दिया तो उसमें करीब 31 परिवार ऐसे थे जो उसको खाली करके चले गए। करीब 21 परिवार और कुल वहाँ पे 54 परिवार रहते थे। दूसरे जो परिवार थे वो अभी उस पर रुके हुए थे। इनको दूसरा नोटिस 7 जुलाई को ही दिया गया था, 2 फरवरी 20 को इनको नोटिस दिया था। चूंकि इनके पास कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं था इसलिए ये शायद खाली करने में चूक कर गए। लेकिन वो चूक कर रहे थे, वो मजबूर थे, क्या सरकार भी मजबूर थी? फरवरी का नोटिस सितंबर तक उस पर लागू नहीं हो पाया, अमल नहीं हो पाया, तो सरकार का जो सिस्टम है वो क्या कर रहा था? उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया? देखिए, इसमें सरकार का सिस्टम नहीं, आजम साहब, इसमें सरकार का सिस्टम नहीं, इसमें कानून की एक प्रक्रिया है। कोर्ट किसी भी व्यक्ति को, जो आदमी वहाँ पे निवास करता है, उसको वहाँ से हटाने के लिए कानून की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के माध्यम से ही लोगों को हटाया जा सकता है। कई बार ये भी होता है कि लोगों के पास चूंकि अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं होता, वो कानून का सहारा लेकर उस पर रुके रहते हैं और यहाँ पर भी कुछ कमोबेश ऐसी स्थिति बनी होगी। मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि अभी जैसे जब देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार थी महाराष्ट्र में, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रतिवर्ष वो डिजास्टर मैनेजमेंट का बजट कम करते चले गए, जिससे कि अगर बजट अच्छा होता, अभी अगाड़ी सरकार आई उसने अपना बजट बढ़ाया इस पूरे मामले में। तो मुद्दा यह है इसमें कि इस प्रकार की जो गंभीर घटनाएं होती हैं
उनके प्रति जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो तो चाहिए ही, साथ ही साथ प्रशासनिक मशीनरी और जो कानून की प्रक्रिया उसका भी पालन करवाना बड़ा जरूरी होता है। और मैं ये सोचता हूं कि हम लोग इस मुद्दे पे राज्य सरकार अभी आप ही की सरकार है, आपके ही सरकार में एक बॉलीवुड से जुड़ी बहुत जो एक अभिनेत्री एक जो एक्ट्रेस है उसका कोई छज्जा या उसकी दीवार बाहर नजर आ जाती है तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, और एक ऐसी बिल्डिंग में जहां पर लोग रह रहे हैं जिनको फरवरी में नोटिस दिया हुआ है, उनकी जान की फिक्र महाराष्ट्र की सरकार नहीं करेगी। नहीं, आप दोनों घटनाओं को जोड़ के मत देखिए। उनको भी 2018 में नोटिस दिया गया था और 2018 के नोटिस के क्रियान्वयन में सारी बातें हुई है। मैं इस पर ज़्यादा इसलिए बात नहीं कहना चाहता क्योंकि यह मामला अभी कोर्ट में लंबित है, और अगर मैं अभी इस पे कोई बात कहूंगा तो वो ठीक है। मैं शकील अहमद शेख साहब के पास आ रहा हूं। शकील अहमद शेख आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने खासतौर से इस मामले पर काफी काम किया हुआ है। शकील साहब, आपने अभी गणेश खानकर जी को सुना, आपने बृजमोहन जी को सुना। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लोग इख्तिदार में थे या जो इख्तिदार में हैं, जब दोनों जो है पल्ला झाड़ लेंगे तो क्या इंसानों की जिंदगियां इसी तरह से बर्बाद होती रहेंगी? देखिए, मैं इन हजरात को कहना चाहूंगा कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी जमहूरियत के जो रखवाले हैं, इनसे तो आप उम्मीद करना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सरकार में जब रहते हैं, कॉरपोरेशन में कोई और है, राज्य सरकार में कोई और है, और ये सिर्फ कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे, लेकिन जो जिम्मेदार अफसरान हैं उनके ऊपर कार्रवाई कब करेंगे? जो है बहुत अहम पॉइंट है। किसी के दुनिया से चले जाने के बाद, किसी की मौत हो जाने के बाद श्रद्धांजलि देना बड़ा आसान लगता है, लोगों को देना भी चाहिए, लेकिन वो बंदा जाने से बच सकता था, ये जाने से बच सकती थी। आज जो लोग 12 लोग मर गए भिवंडी में, उनकी जानें बच सकती थी अगर ये सरकारी सिस्टम, अगर ये बल्दिया का सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा होता। शकील साहब, कहां पर लूप होल्स है? बिल्कुल, जो देखिए, जब बिल्डिंग एक गैर कानूनी तरीके से इमारत बनाई जाती है तो उस टाइम, उस वक्त में जो अफसरान रहते हैं, जो रिश्वत लेके बिल्डिंग बनने देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल है। और उसके बाद अब सिर्फ नोटिस देने का काम करते हैं, जैसे कि बृजमोहन जी ने कहा था कि सिर्फ कानूनी एक प्रक्रिया है। मैं बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट बताना चाहूंगा जिसमें कॉर्पोरेशन के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था कि हर मानसून से पहले आप ऐसी जर्जर इमारतों का मुआयना करना चाहिए, उसकी लिस्ट अपने वेबसाइट पे डालना चाहिए और उनको नोटिस देना चाहिए। अगर वो 7 दिन के अंदर खाली नहीं करते हैं तो उनका आप लाइट पानी कट कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर वो खाली नहीं करते तो जबरन पुलिस की मदद से आप उस बिल्डिंग को खाली कराया जा सकता है। तो क्या इस बारे में भिवंडी वाली इस इमारत के गिरने के बारे में क्या ये स्टेप्स पूरे किए गए थे? आपको जानकारी है क्या? देखिए, सिर्फ नोटिस चिपकाने का काम किया जाता है, जैसे कि हर महानगर पालिका में करते हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, थाने हो गया, महाड हो गया, सिर्फ नोटिस देने का काम करते हैं। अगर इस साल ये बता रहे कि जर्जर इमारतें 200 थी, तो अगले साल भी वही सब बिल्डिंगें 200 इमारतें रहेंगी, वो उसमें से कोई भी खाली कराई नहीं जाएगी। जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एकदम क्लियरली जजमेंट दिया है कि ये कब से ऐसा होता आ रहा है? शकील साहब, कब से ऐसा होता आ रहा है? क्या अभी जो मौजूदा हुकूमत है तब से ही, या पिछली हुकूमत, या उसके पहले की भी हुकूमत में? नहीं, देखिए, हर हुकूमत में, देखिए, राज्य सरकार में कोई और है, स्टेट में, कॉर्पोरेशन में कोई और है, तो दोनों कहीं ना कहीं जो बंडरबाट है दोनों करते रहते हैं। कॉर्पोरेशन में शिवसेना, बीजेपी मुंबई में रही है पिछले 25 सालों से, उसी तरह से थाने महानगर पालिका में शिवसेना रही है, भिवंडी में भी अलग अलग पार्टियां रही है। तो राज्य सरकार और जो वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ते रहते हैं। गणेश खानकर साहब, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं। आपकी सरकार से पहले भी थी, आप जिसके साथ सरकार चला रहे थे वो उनका कॉर्पोरेशन पर कब्जा था। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सिर्फ गेंद उसके कोर्ट से तुम्हारे कोर्ट पे, तुम्हारे कोर्ट से उसके कोर्ट में, क्या ऐसा ही चलता रहेगा? यही सियासत है? नहीं, ऐसा है कि एक तो आपने मेरी बात को बीच में ही काट दिया, आपने मेरी पूरी बात मैंने सुनी नहीं। अभी जो महाशय बता रहे थे कि हमारे सरकार ने बजट कम किया, मैं उस पर मुझे हंसी आ रही थी, मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैंने पहले कहा राजनीति का मुद्दा नहीं है। सही दिक्कत यह है कि जो ऐसी इमारतें जो बनती है वो अधिकृत हो, अनधिकृत हो, देखिए गरीब आदमी उसमें रहता है, वो मजबूर होता है। कानून में प्रावधान ये करने की आवश्यकता है, जो मालिक उसको बनाता है वो बेच के निकल जाता है, जब उसकी रीडेवलपमेंट की बात आती है तो मालिक सामने नहीं आते। मैं वही बात बताने की आपको कोशिश कर रहा था कि गए सरकार में हम इस प्रावधान तक आए थे कि यदि मालिक सामने नहीं आता है तो जो टेनेंट वहां पे रह रहा है उसी को मालिकाना हक देकर वो खुद आगे आकर उस बिल्डिंग को फिर से एक बार डेवलप करे। मुंबई शहर या बाकी शहरों में भी जब 1980 के दशक में इमारतें बनी, अब दिक्कत ये आ रही है
कि मालिक उसको बनाने की स्थिति में नहीं है। लोग दूसरे घरों में जाना नहीं चाहते, लेकिन बिल्डिंग तो बनानी पड़ेगी। शायद यह कानून बनाने की प्रक्रिया हमने कहा कि हमने जिसे प्रारंभ किया था, अब उसे भी यह सरकार समझो आगे लेकर चली गई, तो शायद ऐसी घटनाएं कम होगी। शायद ऐसे वाकयात कब होते। वसीम हमारे नुमाइंदे मुंबई से मौजूद है। वसीम, मैं ये जानना चाहता हूं कि ग्राउंड रियलिटी क्या होती है। नोटिस जब चिपकाया जाता है तो आमतौर से उसका रिस्पांस किस तरह से दिया जाता है? क्या जिस मकान में, जिस इमारत पर नोटिस चिपकाया जाता है, उसके बाद उस मकान में रहने वाले लोग या उस बिल्डिंग के मालिक, क्या उनको कुछ फिक्र होती है, या फिर वो चाहते हैं कि किसी तरह से लेन देन करके फिलहाल इसको टाला जाए? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर मुंबई की बात करें, खास करके अब तो कई हादसे मुंबई से सटे इलाकों में होने लगे हैं। अगर मुंबई की बात करें तो दो ऐसी एजेंसियां हैं जो काम करती हैं, खास करके म्हाडा और दूसरी बीएमसी। अगर बीएमसी की तरफ से नोटिस दी जाती है तो म्हाडा की तरफ से, लेकिन कई बार ऐसा हमने देखा है कि जिस बिल्डिंगों में नोटिस दी जाती है, नोटिस देने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। कम से कम हर साल ऐसा होता है कि जब बारिश होती है उस दौरान एक ऐसी ही ताश के पत्ते की तरह बिल्डिंग गिर जाती है। अभी बहुत ही कम दिन हुए म्हाड़ की जो घटना घटी है, कोर्ट में जो वसीम, क्या यह मुमकिन है आप माइक को थोड़ा अपने से करीब कर सकते हैं और ताकि आवाज और साफ मिले? जी जी जरूर। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जो मुंबई का इलाका है, खास करके डोंगरी का इलाका है, इन इलाकों में सबसे ज्यादा जर्जर इमारतें हैं। मुंबई की तरफ से बीएमसी की तरफ से नोटिस दी जाती है, म्हाडा की तरफ से नोटिस दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो समन्वय है वो साफ तौर पर नजर नहीं आता। जो ऑडिट है वो ठीक तरह से नजर नहीं आती है। यही वजह है कि नोटिस देने के बाद भी पूरी तरीके से जो जर्जर इमारत है इसमें रहने वाले लोग मजबूर हैं। उनकी क्या वजह है? अगर कोई एक जगह रहता है तो उनके बच्चे हैं, वहीं तो उनका रोजगार है, स्कूल जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें इनके साथ होती है। और जो घर उन्हें दिया जाता है काफी दूर दिया जाता है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था में काफी फर्क पड़ता है। एक वजह ये भी साफ तौर पर नजर आती है, और दूसरा ये कि जिस तरह से ऑडिट का सिस्टम है, खास करके दोनों ही, चाहे म्हाडा की बात करें या फिर बीएमसी की बात करें, दोनों के ऑडिट में कहीं ना कहीं लूप होल दिखाई देता है। आज अगर भले ही हर साल के आंकड़े दिखाई देते हैं कि मुंबई में 600 बीएमसी की इमारतें हैं या फिर म्हाडा की इमारतें जो जर्जर इमारतें हैं, 80 बिल्डिंगों में हमने नोटिस चुका है, 60 बीएमसी म्हाडा की बिल्डिंग है, लेकिन सही तरीके से अगर ऑडिट किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 14,000 से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जो जर्जर इमारतें हैं, जो हर साल गिरती है। मुंबई के आप इतिहास उठा के देख लेंगे तो हर बरसात में बिल्डिंग गिरती है। कमियां साफ तौर पर सरकार की नीतियों में नजर आता है, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो या फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, बरसात का मौसम फिर से अभी है, यानी बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में बृजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या आप मतलब फिर से कहीं हम लोग बस इस मौके का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं कि फिर से श्रद्धांजलि देने पहुंच जाएं, या फिर हम टीवी में बैठकर श्रद्धांजलि अर्पित कर दें? सरकार कदम क्या उठाएगी इससे आगे? अब नहीं, मेरे विचार से ऐसा, देखिए ऐसा नहीं है। वर्तमान सरकार इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रही है। अभी जब इसके पहले रायगढ़ में एक घटना घटी थी, उसके बाद से ही एक अलग से कमेटी बनाकर इन सारी चीज़ों को रिव्यू किया जा रहा है। और जो पुरानी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनके बारे में C1 कैटेगरी में जिनको रखा गया है, या जो इस प्रकार से घोषणा की गई है कि वो कभी भी गिर सकती हैं, उन सारी बिल्डिंगों को लेकर एक बाकायदा एक प्रोसेस शुरू हो रहा है और चल रहा है ये। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी घटनाएं रोकने के लिए शासन के स्तर पर जो भी काम किया जाना चाहिए वो किया जाएगा। मैं इस मौके पे आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। अभी आपके करस्पॉन्डेंट ने डोंगरी की बात की। 2019 में एक डोंगरी की घटना घटी है जिसमें 3 मंजिल का मकान था, 40 लोग उसमें फंस गए थे, बिल्डिंग टूटी। उसकी खूबी यह थी कि उसका जो नोटिस है 2017 में दिया गया था, करीब 780 दिन बाद जाकर वो बिल्डिंग गिरी है। अब 780 दिन तक ना तो प्रशासन ने कोई उस समय एक्शन लिया, ना ही वहां पे जो रहने वाले लोग थे उनकी तरफ से कोई इस ढंग की कार्रवाई की गई जिससे कि वो दबाव बना सकते थे। ये सारी चीजें मोहन जी, आपने खुद ही इस बात को, और गणेश खानकर जी ने भी इस बात को भी माना है कि जो लोग उस इमारत में रह रहे होते हैं वो गरीब होते हैं, या उनके पास जो उनका विकल्प है, जो मुतबादिल फराहम किया जाता है कि आप यहां से खाली कीजिए तो जाइए कहां। इस सवाल का जवाब सरकारों को रेडी करना पड़ेगा, बल्दिया यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रेडी करना पड़ेगा। क्या इसकी तैयारी चल रही है? नहीं, उसके लिए मैं आपको बता दूं, आजम साहब मैं उसके लिए आपको बता दूं कि ट्रांजिट हॉस्टल बनाकर ऐसे लोगों को पहले वहां पे विस्थापित करने की योजना पे काम चल रहा है, क्योंकि इस बात को बहुत गंभीरता से समझा गया है कि आपने जो कहा बिल्कुल सच है ये बात
कि वो लोग इतने साधन संपन्न नहीं होते कि वो कहीं जाके अपने आप को किसी और जगह, बड़ी जगह ले लें या कोई महंगी जगह पे चले जाएं। उनको वही जगह चाहिए होती है क्योंकि वो काम उसी एरिया में करते हैं। इस बात को हम लोग समझते हैं और इस बात को लेकर ही ट्रांजिट हॉस्टल्स बनाने की भी बात चली है कि उनको ट्रांजिट एक एकोमोडेशन दे दिया है, वहां पे रीडेवलपमेंट हो, रीडेवलपमेंट के बाद उन लोगों को वहां पे सेटल किया जाए। और ये बहुत सारा काम हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि ये काम बहुत सारा काम हुआ भी है। शकील अहमद साहब, क्या आप इनकी बात से मुत्तफिक हैं? क्या आपको नजर आ रहा है कि सरकार संजीदा है, आगे ऐसे हादसा को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे? सरकारें और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन संजीदा नहीं, क्योंकि मुंबई में जो पिछले 5 सालों में जो इमारत गिरने की जी 985 इमारत गिरने की हादसे हुए हैं, जिसके अंदर 300 लोग मारे गए हैं। आप एक साल जो 50 से 60 लोग 2019 में हुआ था, डोंगरी में ही बिल्डिंग गिरी थी, उसके पहले ही डोंगरी में बिल्डिंग गिरी थी। इस साल अब तक भानुशाली गिर चुका है। तो हर साल इस तरह इमारतें गिरते रहती है और जो सिर्फ हाथ पे हाथ धरे रहता है। अफसरान के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक नेताओं की साठगांठ उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरह की इमारतें बनती रहेंगी और इस तरह के हादसे होते रहेंगे। तो जरूरी है कि जो अफसरान है, अगर अफसरान के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे तब जाके इस तरह के हादसे रुक सकते हैं। उनकी जिम्मेदारी आपको तय करना पड़ेगा। अफसरान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अफसरान का जो नेताओं से तालमेल है, जो साठगांठ है, उन गांठों को खोलना होगा, कदम आगे बढ़ाना होगा। और ये जो साठगांठ है, जब तक वो खत्म नहीं होता है तब तक इस तरह की जो लापरवाही है उसके नतीजे में न जाने कितने की जानें जाती रहेंगी। लेकिन अभी जैसे गणेश खानकर जी ने यकीन दिलाया है और बृजभूषण श्रीवास्तव जी ने कि ये लोग बहुत कोशिश में हैं और सरकार ऐसे कानून बना रही है कि ऐसे हादसा को रोका जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो ऑपोजिशन में रहते हुए जैसे गणेश खानकर जैसे इनकी पार्टी के लोग, उनका ही पूरा इनको मदद मिलेगी ताकि इस बारे में कुछ अच्छे कदम आगे बढ़ाए जा सके। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। नाज़रीन, आपके भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। थोड़े से पैसे बचाने के लिए फैमिली के फ्यूचर